हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स, क्या हाल चाल। दिस इज योर एजुकेटर आशुतोष और हम यहाँ पर आए हैं फिजिकल केमिस्ट्री क्लास 12 का लास्ट टॉपिक करने के लिए, केमिकल काइनेटिक्स। हमने सॉल्यूशन कर लिया, हमने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री भी कंप्लीट कर लिया बहुत अच्छे से। अब हम आए हैं फिजिकल केमिस्ट्री के लास्ट चैप्टर में क्लास 12 के, जो है हमारा केमिकल काइनेटिक्स। इसे हम बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। इसमें वेटेज आते हैं हमारे लगभग 1 से 2 सवाल हमें हर साल देखने को मिलते हैं। तो हम इसे बहुत अच्छे से करने वाले हैं। हर एक क्वेश्चन, हर एक कॉन्सेप्ट हम कवर करेंगे। कुछ कुछ ट्रिक्स मैं आपको बताऊंगा और पीवाईक्यूज कवर करेंगे, एनसीईआरटी के क्वेश्चंस भी हम कवर करेंगे। किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं आपको आइडिया लगेगा उससे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये हमारा पार्ट 1 है। तो अब इसमें क्या क्या टॉपिक्स हम कवर करेंगे, सबसे पहले हम यही जान लेते हैं। तो सबसे पहले हम कवर करेंगे आपका रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन, रेट एक्सप्रेशन और रेट कांस्टेंट। इसके बारे में हम जानेंगे कि रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन क्या होता है, केमिकल काइनेटिक्स क्या होता है, रेट कांस्टेंट क्या होता है। फिर हम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के बारे में बात करेंगे कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होता है, किस तरीके से हम उसे निकालते हैं, और ये मोलिकुलैरिटी से डिफरेंट कैसे होता है। ठीक है, हम ये देखेंगे। उसके बाद हम टाइप्स ऑफ रिएक्शन देखेंगे, जैसे जीरो ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन, स्यूडो मॉलिकुलर रिएक्शन, स्यूडो ऑर्डर रिएक्शन जिसे हम बोलते हैं, वो क्या होता है करके। उसके बाद लास्ट पार्ट हमारा रहेगा वीडियो का, टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन, जिसमें आर्नियस इक्वेशन आता है। ये नीट का काफी फेवरेट पार्ट है, टेम्परेचर डिपेंडेंस में। यहाँ से बहुत सारे न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आ चुके हैं, थ्योरेटिकल क्वेश्चंस आ गए हैं। ठीक है, और इसमें ग्राफ जो इसमें आपके नीट 2024 में ग्राफ भी पूछा गया था इसी पार्ट से। तो हम इसे बहुत अच्छे से करेंगे, हर एक कॉन्सेप्ट को, हर एक ग्राफ को, हर एक चीज को हम कवर करेंगे। बस आप साथ में रहिए। बंद। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कि पूछा सबसे मैं पूछूंगा कि व्हाट इज केमिकल काइनेटिक्स। ठीक है, तो केमिकल काइनेटिक्स एक ब्रांच है केमिस्ट्री का, जो कि हमारे रेट ऑफ रिएक्शन को बताने के लिए यूज होता है। ठीक है, तो जिस द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विद द रेट ऑफ रिएक्शन, कितने रेट से मेरा कोई रिएक्शन खत्म हो रहा है या स्टार्ट हो रहा है, किस तरीके से वो रिएक्शन थ्रू आउट चल रहा है। तो ये बताने के लिए मेरा जो है केमिकल काइनेटिक्स जो है मेरा, वो केमिस्ट्री का जो पार्ट है वो मेरा उसमें काम आता है। ठीक है, तो क्या क्या चीजें आती हैं, चलिए हम फिर स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आता है हमारा कि केमिकल, सबसे पहले तो नॉर्मल एक डेफिनेशन है जो आपको छोटी सी बात बता देता हूँ मैं कि व्हाट इज केमिकल काइनेटिक्स। ठीक है, ये तो अपना एक ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री है। ठीक है, विच डील्स विथ स्टडी ऑफ, ठीक है, किसके स्टडी से, मेरे केमिकल रिएक्शन, रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन, या मेरे केमिकल रिएक्शन से उनका क्या रेट है, किस तरीके से उसका रेट कांस्टेंट क्या है, क्या चीज होगा क्या नहीं होगा। इस चीज को जो मेरे केमिस्ट्री का ब्रांच जो स्टडी करता है उसको मैं इसको मैं केमिकल काइनेटिक्स, इस ब्रांच को स्टडी को बोलूंगा केमिकल रिएक्शंस के बारे में। ठीक है, इसके आगे फिर रहेगा विथ रिस्पेक्ट टू रिएक्शन रेट्स। ये रिएक्शन रेट्स के बारे में बताएगा हमें, किस रेट पे हमारा हो रहा है। ठीक है, और क्या क्या उसमें फैक्टर्स अफेक्ट कर रहे हैं, फैक्टर्स अफेक्टिंग इट। ठीक है, हमारे रेट को क्या क्या फैक्टर्स हमारे अफेक्ट करते हैं, क्या क्या टेम्परेचर कैसा अफेक्ट करता है, या प्रेशर कुछ अफेक्ट करता है, या कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट या फिर कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट किस तरीके से वो हमारा अफेक्ट करता है, हम ये भी जानेंगे। ठीक है, अफेक्टिंग द रेट ऑफ रिएक्शन। ओके, सो ये हमारा रहेगा केमिकल काइनेटिक्स, एक नॉर्मल सा छोटी सी बात है, नॉर्मल एक डेफिनेशन। तो हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, रेट ऑफ रिएक्शन के साथ में। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि केमिकल रिएक्शंस, आपको ये बात जाननी जरूरी है कि किस किस तरह के केमिकल रिएक्शंस होते हैं। कुछ कुछ केमिकल रिएक्शन बहुत फास्ट हो जाते हैं, कुछ कुछ केमिकल रिएक्शन बहुत टाइम लेते हैं, कुछ केमिकल रिएक्शन मतलब मीडियोकर इंटरमीडिएट में रह जाते हैं। वेरी फास्ट जो केमिकल रिएक्शन हो जाते हैं बहुत सारे, ठीक है, तुरंत। और कुछ कुछ केमिकल रिएक्शन होते हैं जो बहुत ज्यादा टाइम लेते हैं, जैसे रस्टिंग ऑफ आयरन एक केमिकल रिएक्शन है, ठीक है, उसमें बहुत ज्यादा टाइम लगता है ना। तो बहुत स्लो केमिकल रिएक्शन है वो, है ना। इंटरमीडिएट में आप कोई सा भी रिएक्शन, नॉर्मल रिएक्शन आप ले सकते हैं, जो भी रेस्पेक्टिव रिएक्शन है। ओके, उसके बाद में वेरी फास्ट रिएक्शंस में आपका आ जाएगा जो प्रेसिपिटेशन हो जाता है आपका। आपने देखा होगा वो सिल्वर टेस्ट जो है आपका, ठीक है, एजीसीएल वाले में जो आता है, तो उसमें आपको बहुत फास्ट टेस्ट देता है। ठीक है, सिल्वर मिलर टेस्ट, ठीक है, तो उसमें बहुत फास्ट रिएक्शन देता है। तो उस हिसाब से रिएक्शंस, केमिकल रिएक्शंस डिवाइड है, वेरी फास्ट, वेरी स्लो,
या नॉर्मल इंटरमीडिएट, तो इस बारे में आपको पहले मैं थोड़ा बेसिक बता देता हूँ, बेसिक्स आपको कवर कर लेता हूँ मैं, ठीक है। उसके बाद हम एलिमेंट्री रिएक्शंस भी पढ़ेंगे, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन क्या क्या होते हैं हम ये भी पढ़ेंगे, ठीक है। एलिमेंट्री रिएक्शन एक स्टेप में होते हैं, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन मेरे दो, एक से ज्यादा स्टेप्स में होते हैं, दो स्टेप में, तीन स्टेप में होते हैं। अब उनमें रेट डिटरमाइनिंग स्टेप कौन सा है हम ये भी देखेंगे, ठीक है। तो साथ में चलो स्टार्ट करते हैं अपन फिर। तो केमिकल रिएक्शन के बारे में सबसे पहले तो हम ये जाने कि व्हेन वन और मोर substance undergo a change, क्या एक या दो, एक से ज्यादा सब्सटेंस अगर मेरा अंडर कोई भी चेंज में अंडरगो जाता है, कोई भी चेंज होता है उसमें, ठीक है, विच रिजल्ट्स इन फॉर्मेशन ऑफ न्यू प्रोडक्ट। कोई भी मेरा सब्सटेंस, कोई चेंज होता है, ठीक है, और वो कोई भी एक नया मेरा एक न्यू प्रोडक्ट बनाता है, ठीक है, तो उसको मैं केमिकल रिएक्शन बोलूंगा, ठीक है। कोई भी मेरे रिएक्टेंट से मेरा प्रोडक्ट बनता है उसको मैं केमिकल रिएक्शन बोलूंगा, ओके। अब केमिकल रिएक्शन कैन बी क्लासिफाइड ऑन बेसिस ऑफ स्पीड। मैं इनको स्पीड के बेसिस पे क्लासिफाई करना चाहूंगा, ठीक है। तो ऑन बेसिस ऑफ स्पीड के हिसाब से मैं इसको क्लासिफाई करना चाहूंगा, कौन सा वेरी फास्ट वेरी स्लो, इस बारे में हम देखते हैं, ठीक है। केमिकल रिएक्शन, तो इसमें मेरे तीन तरीके के केमिकल रिएक्शंस हो जाएंगे। सबसे पहले तो वेरी फास्ट रिएक्शन होगा, ठीक है, रिएक्शन को इस तरीके से मैं डिनोट कर रहा हूँ यहाँ पर। दूसरा मेरा हो जाता है वेरी स्लो रिएक्शन, ओके। और तीसरे तरीके का मेरा केमिकल रिएक्शन हो जाता है मेरा यहाँ पर मॉडरेटरी स्लो रिएक्शन। तो मेरे इस तीन पार्ट्स में, मेरे ऑन बेसिस ऑफ स्पीड में मैं तीन पार्ट में इसको केमिकल रिएक्शन को मैं डिवाइड करूंगा, ठीक है। इसके और भी क्लासिफिकेशन है मैं जो आगे फर्दर आपको बताते जाऊंगा, ओके। तो यहाँ पर अब स्टार्ट करते हैं वेरी स्लो। नंबर वन, वेरी सॉरी वेरी फास्ट रिएक्शन। अभी वेरी फास्ट रिएक्शन क्या है कि इसको मेरा मतलब मिली सेकेंड्स लगेंगे इसको इस रिएक्शन को कंप्लीट होने में। मैं यहाँ पर रिएक्टेंट डाला, तुरंत यहाँ पर प्रोडक्ट बन गया, मिली सेकेंड्स में मेरा प्रोडक्ट बन गया, इसे मैं बोलूंगा वेरी फास्ट रिएक्शन, ओके। तो सम रिएक्शंस जैसे कि हम बोल सकते हैं आयनिक रिएक्शंस जो होते हैं, ठीक है, जितने भी मेरे आयनिक रिएक्शन है वो सारे मेरे वेरी फास्ट रिएक्शंस में आएंगे, ओके। ऑकर वेरी फास्टली, ओके। जैसे कि इसमें एग्जांपल ले सकता हूं मैं, प्रेसिपिटेशन ऑफ AgCl, ठीक, AgCl का प्रेसिपिटेशन फ्रॉम AgNO3 प्लस NaCl। तो यहाँ पर मेरा रिएक्शन जब होता है तो मेरा NaNO3 और यहाँ पर AgCl बन जाता है, जो कि AgCl जो मेरा सिल्वर कलर का मेरा प्रेसिपिटेट देता है, ठीक है। ये बहुत फास्ट रिएक्शन होता है, ये एक आयनिक रिएक्शन, ये मोस्टली मेरे जो फास्ट रिएक्शन है मेरे आयनिक रिएक्शन में देखे जाते हैं, ठीक है। तो इसमें जो AgCl का जो प्रेसिपिटेशन होता है जो सिल्वर कलर का होता है, वो मेरे को इसका एक एग्जाम्पल है मेरा, ओके। अब मैं सेकंड में आता हूँ, मेरा यहाँ पर वेरी स्लो रिएक्शन। वेरी स्लो रिएक्शन से मेरे क्या क्या आएंगे, इसका मेरा क्या डेफिनेशन है कि जैसे सम रिएक्शंस, कुछ रिएक्शन ऐसे होते हैं जो वेरी स्लो होते हैं, ठीक है, बहुत स्लो होते हैं, बहुत टाइम लेते हैं। तो मैंने आपको एग्जांपल बताया रस्टिंग ऑफ आयरन, ओके। तो यहाँ पर मेरा एग्जांपल आ जाएगा यहाँ पर रस्टिंग ऑफ आयरन। ये बहुत स्लो होते रहता है, मतलब इसको मैं महीनों साल साल तक भी ये रिएक्शन कंप्लीट ना हो, बहुत ज्यादा स्लो में चलता है ये, ठीक है। इट कुड टेक ईयर, 6 मंथ, वीक, ये मेरे वेरी स्लो में आते हैं, ओके। अब इसके आगे रस्टिंग ऑफ आयरन इन प्रेजेंस ऑफ एयर एंड मॉइस्चर, ठीक है। आपने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में तो आखिरी में पढ़ा ही था इस बारे में, एंड मॉइस्चर। अब मेरा आता है तीसरा, मॉडरेटली स्लो रिएक्शन। अभी मेरा मॉडरेटली स्लो रिएक्शन क्या है, ये वही रिएक्शन है जो हम नॉर्मली यूज करते हैं, ठीक है, आपको जो डे टू डे लाइफ में देखने को मिलती है। अब जो केमिकल रिएक्शंस बनाते हैं, मतलब आपने जो केमिस्ट्री में अपने लैब्स में अपने बनाए होंगे, कभी ना कभी किए होंगे प्रैक्टिकल्स वगैरह में यूज, तो वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा मॉडरेटली स्लो रिएक्शन, ठीक है। तो सम रिएक्शंस ऑकर
एट आपका मॉडरेट स्पीड, ठीक है। अब इसका मैं एग्जांपल क्या लूंगा, इन्वर्जन ऑफ केन शुगर, उसके बाद में एक आएगा मेरा, दूसरा आएगा हाइड्रोलिसिस ऑफ स्टार्च। ठीक है, ये दोनों मेरे एग्जांपल्स हो गए, इन्वर्जन ऑफ केन शुगर और हाइड्रोलिसिस ऑफ स्टार्च, ये मेरे दोनों में आने हैं इन मॉडरेटली स्लो रिएक्शंस में मेरे आएंगे। ओके, उसके बाद में मैं ये आपको देखिए, ये जो एग्जांपल्स है ना, आपको मतलब ये आपके मैच द फॉलोइंग में आपको डायरेक्टली पूछ सकता है, ठीक है, कि वेरी फास्ट रिएक्शन में मेरे क्या क्या एग्जांपल्स होंगे, मेरे वेरी स्लो में क्या क्या एग्जांपल्स में क्या क्या रिएक्शन होंगे, और मेरे मॉडरेटली स्लो में मेरे क्या क्या एग्जांपल्स होंगे। ठीक है, तो ऐसे में आपको मैच द फॉलोइंग में आपको नीड पूछ सकता है। वीजीडा को जिस तरीके से सवाल आ रहा है, टफ भी आता है तो भी ऐसी सवाल पूछेगा वो। ठीक है, आपको यहाँ पर एग्जांपल्स पूछ सकता है जो आप थोड़ा ध्यान में रखेंगे। ओके, अब आता है एक जरूरी पॉइंट कि रिएक्शन इन्वॉल्विंग आयोनिक स्पीशीज। सो रिएक्शंस इन्वॉल्विंग द आयनिक स्पीसीज, तो जो जो मेरे रिएक्शन आयनिक स्पीसीज में इन्वॉल्व करते हैं, ठीक है, उसका स्पीड ऑफ रिएक्शन किस तरीके से रहता है वो आपको मैं बताता हूँ। रिएक्शन इन्वॉल्विंग आयनिक स्पीशीज आर वेरी फास्ट रिएक्शन। ठीक है, ये रिएक्शन जिसमें आयनिक स्पीशीज रहेंगे, ये बहुत फास्ट रिएक्शन होते हैं, मैं आपको बताया था। ठीक है, तो आयनिक रिएक्शंस, जो आयनिक रिएक्शंस होते हैं मेरे, ठीक है, तो उसका ऑकर इन, ठीक है, 10 की और -12 से 10 की और -18 सेकंड के बीच में होता है। ठीक है, बहुत ज्यादा आपको मतलब ऐसे पलक झपकार हो गया। ठीक है, इतने कम समय में होता है जो मेरा वेरी फास्ट रिएक्शन होता है जो। और ये एग्जांपल्स इसमें आयनिक रिएक्शन जो जो जितने भी होते हैं तरीके के होते हैं वो इसमें देखने को मिलेगा। अब मैंने आपको बताया था यहाँ पर ऑन बेसिस ऑफ स्पीड मैंने क्लासीफाई किया था यहाँ पर। ठीक है, अब यहाँ पर दूसरे तरीके से मैं क्लासीफाई कर रहा हूँ। ठीक है, अब यहाँ पर क्लासिफिकेशन आता है मेरा ऑन बेसिस ऑफ स्टेप्स ऑफ रिएक्शन, स्टेप्स ऑफ रिएक्शन, कितने स्टेप में मेरा रिएक्शन हो रहा है। ठीक है, नंबर ऑफ स्टेप्स मेरे कितने हैं किसी रिएक्शन में, उससे उसके बेस में मैं आपका यहाँ पर क्लासिफिकेशन कर रहा हूँ। ठीक है, तो कितने नंबर ऑफ स्टेप्स हैं, नंबर ऑफ स्टेप्स। ठीक, तो इसमें मेरा दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। सबसे पहला आता है मेरा एलिमेंट्री रिएक्शन, और दूसरा आता है मेरा यहाँ पर कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। ठीक है, एलिमेंट्री रिएक्शन वो रिएक्शन होता है जो कि आपका एक स्टेप में ओवर हो जाए। ठीक है, इसमें और स्टेप्स ना लगे। एलिमेंट्री स्टेप्स आर दोस विच कंप्लीट इन वन वन स्टेप। ठीक है, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन आर दोस विच कंप्लीट इन मोर देन वन स्टेप। मोर देन वन स्टेप, जब आपका एक से ज्यादा स्टेप हम लगता है किसी भी रिएक्शन को कंप्लीट होने में, तो उसको मैं कॉम्प्लेक्स रिएक्शन बोलूंगा। एक स्टेप में हो जाए उसको मैं एलिमेंट्री रिएक्शन बोलूंगा। ठीक है, तो यहाँ पर इसके बारे में लिख लेते हैं। ठीक है, रिएक्शन टेकिंग प्लेस इन वन स्टेप ओनली। ठीक, इसको मैं एलिमेंट्री रिएक्शन बोलूंगा। ये क्या होता है कि सीक्वेंस ऑफ रिएक्शन स्टेप्स इन्वॉल्विंग रिएक्शन, इसमें एक से ज्यादा स्टेप्स होगा। ठीक है, सीक्वेंस होगा स्टेप्स के। ठीक है, और इसमें रिएक्शन कंप्लीट होगा। अब आपको ये बात जानना है कि कॉम्प्लेक्स रिएक्शन वो होते हैं जिसमें बहुत सारे एलिमेंट्री रिएक्शन होते हैं। ये हम बोल सकते हैं कि कॉम्प्लेक्स रिएक्शन आर दोस विच हैव मोर देन वन एलिमेंट्री रिएक्शन। ठीक है, ये वो एक से ज्यादा एलिमेंट्री रिएक्शन में कंप्लीट होते हैं। ठीक है, इसको मैं बोलूंगा कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। ठीक है, तो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के बारे में और हम दो अलग अलग इन दोनों के बारे में लिखते हैं कि एलिमेंट्री रिएक्शन, सो अ बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन, ठीक है, डू नॉट गिव अ ट्रू पिक्चर ऑफ हाउ रिएक्शन टेक्स प्लेस। ठीक है, एक बैलेंस रिएक्शन मेरा कभी नहीं बता पाता कि एक सही पिक्चर नहीं दे पाता कि रिएक्शन मेरा किस तरीके से हो रहा है। ठीक है, कभी ये नहीं बता पाता इस बारे में, कभी भी एक बैलेंस रिएक्शन। ठीक है, तो
और बहुत ज़्यादा इट इज़ रेयर भी होता है, इट इज़ रेयर कि कोई भी रिएक्शन मेरा एक स्टेप में कवर हो जाए। इट इज़ रेयर टू कंप्लीट रिएक्शन इन वन स्टेप। ठीक, एक से एक स्टेप में होता है, उसको एलिमेंट्री रिएक्शन बोलते हैं। ठीक, अब मैं आता हूँ किसमें, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में। अब कॉम्प्लेक्स रिएक्शन क्या होता है, जिसमें एक से ज्यादा स्टेप्स होते हैं, यानी कि एक से ज्यादा एलिमेंट्री रिएक्शन हो रहे हैं, उसको मैं कॉम्प्लेक्स स्टेप, उसको कॉम्प्लेक्स रिएक्शन बोलूंगा। ठीक है, तो यहाँ पर आता है कि व्हेन देयर इज नंबर ऑफ एलिमेंट्री रिएक्शन और नंबर ऑफ सीक्वेंस्ड एलिमेंट्री रिएक्शंस। ठीक है, तो हर एक सीक्वेंस मतलब हर एक एलिमेंट्री रिएक्शन को मैं क्या बोलूंगा, कॉल्ड एज मैकेनिज्म। ठीक है, इसको मैं मैकेनिज्म बोलूंगा। ठीक, जो मेरे सीक्वेंस जो एलिमेंट्री रिएक्शंस होते हैं कॉल्ड एज मैकेनिज्म। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पर आता हूँ कि ईच स्टेप इन अ कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, ठीक है, इज कॉल्ड एलिमेंट्री स्टेप ऑफ रिएक्शन। ठीक, ये बात आपको समझ आ गई इस बारे में। सो इसमें मेरे एग्जांपल्स क्या क्या आ जाएंगे, हम ये भी देखते हैं। ठीक है, तो मैं इसमें एग्जांपल लूंगा किसका, ऑक्सीडेशन ऑफ आपका इथेन टू CO2 NH2O। ठीक है, passes through a series of chemical reactions। ठीक है, जो मेरा इथेन है 2H2O2, ठीक है, पासेस थ्रू बहुत सारे सीरीज ऑफ केमिकल रिएक्शन के थ्रू होते जाएगा और उससे मेरा अल्कोहल, उसके बाद में फिर एल्डिहाइड, उसके बाद में फिर मेरा एसिड फॉर्मेशन होगा। ठीक है, क्या आता है फिर यहाँ पर, थ्रू सीरीज ऑफ इंटरमीडिएट स्टेप्स इन विच अल्कोहल फॉर्म फर्स्ट। ठीक है, अल्कोहल से मेरा बनेगा एल्डिहाइड और उससे मेरा बनेगा एसिड। ठीक है, यहाँ से ये मेरा होता है, इस तरीके से मेरा कॉम्प्लीमेंट्री कॉम्प्लेक्स रिएक्शन मेरा होता है। ठीक है, अब इसका एक और एग्जांपल मेरा आ जाएगा यहाँ पर कि नाइट्रेशन ऑफ फिनॉल। ठीक है, मेरा यील्ड करता है ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल और मेरा पैरा नाइट्रोफिनॉल। तो और नाइट्रेशन ऑफ फिनॉल गिव्स ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल और पैरानाइट्रोफिनॉल। तो इसमें आपने एक बात, आप जब ऑर्गेनिक पढ़ेंगे, मास्टर आपको पढ़ाएंगे, तो आप देखेंगे कि बहुत सारे वो आपका रिएक्शन मैकेनिज्म के थ्रू होता है। ठीक है, यानी कि बहुत सारे एलिमेंट्री रिएक्शंस के थ्रू होता है, क्योंकि एक कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है। ठीक है, आपके कॉम्प्लेक्स, तो आपको इस बारे में ध्यान आएगा कि अरे हाँ, कि ये तो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है, तो इसमें बहुत सारे मैकेनिज्म्स होंगे, तो इसमें बहुत सारे एलिमेंट्री रिएक्शंस होंगे। ठीक है, तो इसमें आपको ये बात में ध्यान रखनी है, आपको तब क्लिक करेगा। ओके, उसके बाद में आता हूं मैं अब मेरा नया टॉपिक जो कि इंपॉर्टेंट है। ये सब तो आपको बेसिक डेफिनेशन था, आप इसको बस तो नॉर्मल रेक्टिफिकेशन है, बस आपको ध्यान में रखना है इस बारे में। अब हम आते हैं मेन टॉपिक पे। ठीक है, वो है रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। ठीक, रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन, ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका। सो अब इसके बारे में हमें पता है कि रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन, ठीक है, ये क्या होता है, मीन्स किसी भी, देखो, किसी भी टाइम पे, इतने टाइम पे मेरा इतना रिएक्टेंट कंज्यूम होके इतना मेरा प्रोडक्ट बना रहा है। ठीक है, ये मेरा रेट होता है कि नंबर ऑफ पार्टी अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट
कंज्यूम्ड इन पर यूनिट टाइम टू फॉर्म अ प्रोडक्ट। ठीक है, इतने टाइम में मेरा प्रोडक्ट रिएक्टेंट कंज्यूम होके मेरा प्रोडक्ट बना रहा है। तो एक तरीके से ये तो रेट की बात हुआ। तो रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन मेरा क्या हुआ, स्पीड पे में होगा। ठीक है, कंसेंट्रेशन अपॉन टाइम मेरा स्पीड को ही बोलाएगा। ठीक है, मीन्स स्पीड with which the reaction takes place। ठीक है, तो रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन क्या है, मींस स्पीड विथ विच, तो मेरा जो केमिकल रिएक्शन जितने स्पीड से मेरा कहाँ हो रहा है उसको मैं बोलूंगा रेट ऑफ रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन। ठीक है, अब जो मेरा रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन, ठीक है, इसको मैं किस तरीके से डिफाइन करूंगा, चेंज इन कंसंट्रेशन। ठीक, याद रखिएगा, ध्यान दीजिएगा, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट डिवाइडेड बाय पर यूनिट टाइम। ठीक है, डेल्टा टी पर यूनिट टाइम। ठीक है, या चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट पर यूनिट टाइम। ठीक है, पर यूनिट टाइम के फॉर्म में मैं इसको जो बोलूंगा इसको में हो जाएगा। ठीक है, अब अब यहाँ पर आपको एक बात ध्यान रखनी है कि यहाँ पर मेरे जो प्रोडक्ट रिएक्टेंट है वो मेरा कॉन्स्टेंटली कंज्यूम हो रहा है, यानी कि मेरा रिएक्टेंट खत्म होते जा रहा है, खत्म होते जा रहा है। तो एक टाइम के बाद में ऐसा होगा कि मेरा रिएक्टेंट बहुत कम बचेगा, इसी कारण मेरी स्पीड भी मेरी कम हो जाएगी। कंसेंट्रेशन, देखिए आपको ये बात पता है, कंसेंट्रेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट। ठीक है, रेट आपने यहाँ पर देखा कि रेट जो है वो मेरे कंसेंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, तो समय के साथ साथ मेरा जो है कंसेंट्रेशन कम होता जाएगा, सेवन से मेरा रेट कम होगा। ठीक है, तो मेरा रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ मेरा जो रिएक्टेंट है वो डिक्रीज हो जाएगा विद द प्रोग्रेशन ऑफ रिएक्शन, एंड रेट ऑफ रिएक्शन केमिकल रिएक्शन ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट वो मेरा बढ़ते जाएगा एज द केमिकल रिएक्शन प्रोग्रेस। ओके, तो इसको मैं बता रहा हूँ आपको। ठीक है, तो रेट ऑफ डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ एनी वन ऑफ रिएक्टेंट। ठीक है, मेरा रिएक्टेंट कम होते जा रहा है। ओके, ये भी मेरा एक डेफिनेशन है रेट ऑफ रिएक्शन का, या रेट ऑफ इंक्रीज। ठीक है, ध्यान रखिएगा, रेट ऑफ इंक्रीज इन कंसेंट्रेशन ऑफ एनी वन ऑफ प्रोडक्ट। ठीक है, मेरे प्रोडक्ट के रेट ऑफ इसमें रेट ऑफ इंक्रीज इन कंसेंट्रेशन, मेरे कितने रेट से मेरा कंसेंट्रेशन इंक्रीज हो रहा है प्रोडक्ट का, और कितने कंसेंट्रेशन से मेरा डिक्रीज, कितने रेट से डिक्रीज हो रहा है मेरा कंसेंट्रेशन रिएक्टेंट का। ठीक है, ये भी मेरा रेट ऑफ रिएक्शन बताता है। ओके, अब यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि कोई भी रिएक्टेंट है, आर से पी बन रहा है मेरा, कोई भी केमिकल रिएक्शन है। ठीक है, अब ये मेरा R1 है और ये मेरा P1 है एट टाइम T1। आपको याद ध्यान देना है, R1 मेरा कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट है और P1 मेरा कंसेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट है एट टाइम T1, किसी एक टाइम T1 में। वैसे ही मेरा R2 है और मेरा P2 है एट टाइम T2। ओके, अब मैं किस किस तरीके से रेट ऑफ रिएक्शन बताना चाहूंगा। ठीक है, तो रेट ऑफ रिएक्शन मेरा हो जाएगा, क्या होगा यहाँ पर जो देखो, तो R2 माइनस R1 इजिकल्स टू डेल्टा आर होता है, आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा। ठीक है, स्मॉल चेंज। उसके बाद में टी डेल्टा टी इजिकल्स टू T2 माइनस T1। ठीक है, डेल्टा P इजिकल्स टू P2 माइनस P1 होता है। ओके, तो यहाँ पर डेल्टा आर अपॉन डेल्टा टी माइनस में आएगा यहाँ पर। ठीक है, क्योंकि मेरा डिक्रीज हो रहा है यहाँ पर, और ये आ जाएगा मेरा, इसका प्रोडक्ट का मेरा हो जाएगा प्लस में। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है, ये इस तरीके से हो। तो इसमें एक कंसेप्ट आता है, ये कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको मैं इसलिए समझाने की कोशिश की, माइनस क्यों आएगा प्लस क्यों आएगा मैं आपको एक बात बता रहा हूँ। तो आप ये ध्यान दीजिए कि रेट ऑफ डिसअपेरेंस ऑफ आर, किस रेट से मेरा रिएक्टेंट डिसअपियर हो रहा है, किस रेट से मेरा रिएक्टेंट डिसअपियर हो रहा है। ठीक है, मैं इसको किस तरीके से बताऊंगा यहाँ पर, बाय शोइंग डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट अपॉन टाइम टेकन। ठीक है, तो अब डिक्रीज हो रहा है तो डेल्टा आर। ठीक, ये आपको बात समझ आ गई। ये क्या है, मेरा रेट ऑफ
डिसअपियरेंस ऑफ आर, ये बात आपको ध्यान में रखनी है पहली बात। अब आता है जब रेट ऑफ डिसअपियरेंस आया तो रेट ऑफ अपीयरेंस भी आएगा, ठीक है। तो रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ पी, ठीक है, इज इक्वल्स टू इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ पी अपॉन टाइम टेकन, कितने टाइम में हो रहा है ये चीज। तो ये तो मेरा इंक्रीज हो रहा था पॉजिटिव डेल्टा पी बाय डेल्टा टी, ठीक है। तो मेरा रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ पी मेरा क्या हो जाएगा, डेल्टा पी बाय डेल्टा टी। ये बात आपको समझ आ गई, ठीक है। रेट ऑफ डिसअपियरेंस, रेट ऑफ अपीयरेंस आपको समझ आ गई। आपको यह ध्यान रखना है यहाँ पर कि दिस इज माइनस, यहाँ पर आपका माइनस लगेगा, ठीक है, क्योंकि डिक्रीज हो रहा है, डिसअपियर हो रहा है। ओके, कंसेंट्रेशन। तो इससे बात निकल के आई आपकी कि सिंस जो मेरा डेल्टा आर है, ठीक है, इज नेगेटिव, ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा, हेंस कंसेंट्रेशन डिक्रीजिंग, ठीक। डेल्टा आर जो मेरा नेगेटिव इसीलिए है क्योंकि कंसेंट्रेशन डिक्रीज हो रहा है। ये मेरा रीजन आपको समझ आ गया, ठीक। अब अगला, अब मैं एक सवाल लेता हूँ, बहुत बेसिक सवाल है, बहुत ही आपका आपने पढ़ा होगा। PCl5 मेरा कन्वर्ट होता है PCl3 प्लस Cl2 में, इसमें ब्रेक डाउन होता है, ठीक। अब मैं इसका रेट किस तरीके से लिखूंगा, आप ये बात जानिए। PCl5 मेरा रिएक्टेंट है, PCl3 मेरा प्रोडक्ट है और Cl2 मेरा प्रोडक्ट है। तो इसका मैं रेट किस तरीके से लिखूंगा, आप ध्यान दीजिए कि डेल्टा माइनस डेल्टा PCl5, ठीक, आपने देख रहा हो, आप देख रहे हैं यहाँ पर, अपॉन डेल्टा टी इज इक्वल्स टू प्लस डेल्टा PCl3 अपॉन डेल्टा टी प्लस डेल्टा Cl2 अपॉन डेल्टा टी। एक और बात आपको ध्यान रखना है कि ये जो है आपको हमेशा स्क्वायर ब्रैकेट में रखना है। ओके, स्क्वायर ब्रैकेट में आपको हमेशा यूज करना है इसको। तो अब आपको ये बात समझ आ गई, इस तरीके से इसका रेट निकल के आ गया किसी भी केमिकल। अब आपसे मैं सवाल इसमें कराऊंगा, किस तरीके से सवाल आता है आपको समझ आ जाएगा कि आप कैसे बनाना है। तो आपको ये बात समझ आई कि डेल्टा माइनस डेल्टा PCl5 अपन डेल्टा टी, ठीक है, क्योंकि रिएक्टेंट है, और आपका प्रोडक्ट से PCl3 और Cl2 है, ठीक है। तो इससे मेरा ये हो गया। अब जो मेरा डेल्टा है वो मेरा लार्ज चेंज बताता है, ठीक है, और डी मेरा स्मॉल चेंज बताता है। ये आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा, बहुत नॉर्मल सी चीज है, ठीक है, मैं आपको बता दे रहा हूँ बेसिक्स में। अब आता है कि यूनिट, ठीक है, यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो सकता है मेरा, ठीक। तो मेरा रेट ऑफ रिएक्शन का मेरा यूनिट हो जाएगा यहाँ पर कंसंट्रेशन इनटू टाइम माइनस वन, है ना। यहाँ पर डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी था, तो डेल्टा पी मेरा कंसंट्रेशन हुआ, ठीक है, अपॉन टाइम था, तो ये मेरा हो जाएगा यहाँ पर कंसंट्रेशन टाइम माइनस वन। ओके। अब अब मेरा कंसंट्रेशन जो है वो मेरा मोल्स पर लीटर में है, ओके, और मेरा टाइम मेरा सेकंड्स में है, तो सेकंड माइनस वन, ये भी मेरा एक हो गया, ठीक है। अभी मेरे ऑर्डर्स वाइज जिस तरीके से फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन और मेरा जीरो ऑर्डर रिएक्शन, इसमें भी मेरा जो है आपका यूनिट्स वगैरह रेट ऑफ रिएक्शन की चेंज होगी, ठीक है। तो ये आपका रेट ऑफ रिएक्शन हो गया, ओके। अब अगर मेरा ये ही एक गैशियस है, ठीक है, कोई गैशियस रिएक्शन हो रहा है, फॉर गैशियस रिएक्शन इसका मेरा यूनिट क्या हो जाएगा, ATM सेकंड माइनस वन, ठीक है, क्योंकि आप यहाँ पर जो लेंगे इसका कंसेंट्रेशन तो आप नहीं ले पाएंगे किसी भी गैसियस का, ठीक है। कंसेंट्रेशन जो है वो प्रेशर के फॉर्म में रहेगा, तो प्रेशर में आप क्या लगेंगे, प्रेशर का यूनिट क्या है, ATM, ठीक है। तो ATM सेकंड माइनस वन, ठीक है, एटमोस्फेरिक प्रेशर सेकंड माइनस वन। ओके, अब आपको ये बात समझ आ गई। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे कि ये एवरेज एंड इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन का क्या फंडा है। ये एवरेज और इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, एवरेज क्या होता है, इंस्टेंटेनियस क्या होता है, आपने फिजिक्स में पढ़ा है जिस तरीके से, ठीक है। एवरेज एवरेज वेलोसिटी, ठीक है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, एवरेज स्पीड, इंस्टेंटेनियस स्पीड, बस वही है। रेट ऑफ रिएक्शन वही चीज है, कुछ अलग नहीं है इसमें। तो मैं आपको बताता हूँ, ठीक है, कि रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ प्रोडक्ट
या disappearance of reactant comprises over a long interval of time, then it is expressed as average रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, रेट ऑफ रिएक्शन को मैं आर ओ आर बोल रहा हूँ। इसको मैं किस तरीके से डिनोट करूंगा, यहाँ पर आर, उसके नीचे ए वी। ओके, आर ए वी इसके नीचे मैं डिनोट करूंगा। तो ये रेट, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन मेरा क्या है कि अगर कोई भी रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ प्रोडक्ट या डिसअपीयरेंस ऑफ प्रोडक्ट जो है मेरा बहुत टाइम तक होता है, किसी भी मतलब इसका टाइम जो ले रहा है वो ये अपीयरेंस होने में डिसअपीयरेंस होने में काफी टाइम ले रहा है, ये मतलब अच्छा खासा टाइम ले रहा है। ठीक है, तुरंत नहीं हो रहा है, तो ये मैं एवरेज इसमें लूंगा कि हाँ इतना टाइम में इतना हुआ, इतना टाइम में इतना हुआ, इतना टाइम में इतना हुआ, और इतने में जाके वो ओवर हो गया। मान के चलिए 20 मोल्स मोल्स लीटर है, ठीक है, मोल्स पर लीटर आपका 10 सेकेंड में, उसके बाद 20 सेकेंड्स में और कम हुआ, उसके कम में और कम हुआ, तो मैं एवरेज लूंगा ना हर चीज का। ठीक है, अगर वही चीज मैं आपसे किसी इंस्टेंट में पूछूं, मैं आपसे पूछूं 20 सेकेंड्स में कितना होगा, तो वो मेरा इंस्टेंटेनियस हो गया। ओके, एवरेज मतलब क्या है कि मैं जितना रिएक्शन जितने उसमें स्टेप्स में वो हो रहा है, डिक्रीज डिक्रीज या इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, उस सबको मैं जोड़ के मैं एक में बताऊं। और अगर मैं किसी एक स्टेप के बारे में पूछ दूं आपसे कि किसी इंस्टेंट पे, अरे 10 सेकंड पे कितना आपका कंसेंट्रेशन है, तो आप बोलेंगे इंस्टेंटेनियस कंसेंट्रेशन, इसको मैं बोलूंगा। ठीक है, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन, इसी को मैं बोलूंगा। ओके, तो मेरा डेल्टा पी बाय डेल्टा टी, और ये माइनस डेल्टा आर बाय डेल्टा टी। ओके, ये तो आपको बहुत बेसिक सी चीज आपको समझ आ गई, आप तो इसमें एक्सपर्ट हो गए हैं। ठीक, अब क्या होता है इंस्टेंटेनियस, क्या होता है आप ये भी अब ये जानिए आप। इंस्टेंट, ठीक है, टेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, तो रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक, एट अ पर्टिकुलर मोमेंट, किसी भी एक पर्टिकुलर मोमेंट में मैं आपको रेट ऑफ रिएक्शन पूछ दिया, अरे उस टाइम पे उसकी कंसंट्रेशन कितने, इस टाइम पे कितनी थी, ठीक है, तो पर्टिकुलर मोमेंट पे उसका रेट ऑफ रिएक्शन मैंने पूछ लिया, तो ये मेरा क्या हो जाएगा इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। ओके, एट अ पर्टिकुलर मोमेंट ऑफ टाइम, इसका मैं बोलूंगा इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। इसको मैं किस तरीके से डिनोट करूंगा, आर आई एन एस टी। ठीक है, आप क्या, आर आई एन एस टी इज इक्वल्स टू माइनस डी आर बाई डी टी प्लस स्मॉल डी पी बाई डी टी। अब आपने, आप सवाल पूछेंगे सर यहाँ पर आपने डी लगाया, वहां पर आपने डेल्टा लगाया हुआ था, ठीक है, तो मैंने आपको बताया था कि डेल्टा शोज अबाउट द लार्ज चेंज, ठीक है, डी शोज अबाउट द स्मॉल चेंज। मैं किसी एक कंसेंट्रेशन पे किसी एक टाइम के बारे में किसी एक टाइम पे आपको पूछ रहा हूँ, तो इसमें स्मॉल चेंज हुआ होगा, ज्यादा तो मेजर चेंज नहीं हुआ होगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैं डी लगाया, वहां पर मेजर चेंज हो रहे थे, इसलिए मैं यहाँ पर डेल्टा लगा दिया। ओके, ये बात आपको क्लियर हो गई। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट सा कॉन्सेप्ट आपको ध्यान रखना है कि एट टी इज इक्वल्स टू व्हेन टी इज जीरो, ठीक है, तो क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है, आर इंस्टेंटेनियस इज इक्वल्स टू आर एवरेज। जब टाइम मेरा इक्वल्स टू जीरो होता है, ठीक है, तब मेरा रेट ऑफ रिएक्शन, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल्स टू एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको क्या पता थ्योरेटिकल में पूछ लिया जाए इस बारे में। ओके, तो अब नेक्स्ट चीज पे हम आगे बढ़ते हैं। ओके, अब एक नॉर्मल सा ग्राफ है, ठीक है, कोई पूछेगा नहीं, पर एक आपको आइडिया लगे और अच्छे से, ठीक है, और चीजों के बारे में आपको पता चले, मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ। ये ग्राफ, ठीक, अब यहाँ पर भी मेरा क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट है, ठीक है, यहाँ पर ये मेरा टाइम चल रहा है, ठीक है, दिस इज टाइम t1, दिस इज टाइम t2, एंड दिस इज टाइम, ठीक है, ये हो गया। अब ये मेरा R1, और ये मेरा कंसंट्रेशन कितना हो गया R2, और ये मेरा R0, मतलब इन्फिनाइट कंसंट्रेशन मैं इसको ले लूंगा, और इसमें इन्फिनाइट कंसंट्रेशन कब, एट टाइम t। ओके, अब आपको पता है
कि ये काफी एक्सपोनेंशियली, आपको ये बात ध्यान रखना है, ये एक्सपोनेंशियली डिक्रीज करता है। ठीक है, रेट ऑफ जो आपका रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ द रिएक्टेंट जो है वो मेरा बहुत ज्यादा एक्सपोनेंशियली डिक्रीज करता है। ठीक है, तो किस तरीके से डिक्रीज करेगा ये, इस तरीके से देखो। ठीक, एक्सपोनेंशियली डिक्रीज कर रहा है यहाँ पर ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो यहाँ पर अगर मैं पूछूं आर एवरेज, ठीक है, रेट ऑफ रिएक्शन, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन में आपसे अगर पूछूं तो आप बोलोगे आर डेल्टा आर बाय डेल्टा टी। ठीक है, तो आप क्या ही बोलोगे कि ये हो जाएगा मेरा आर टू माइनस आर वन बाय डेल्टा टी हो गया मेरा। ठीक, अब मैं किसी एक पॉइंट का पूछ दूं मैं आपसे कि इस पॉइंट में कितना होगा, ये तो मैं आपसे पूरा ओवरऑल पूछ रहा हूँ एवरेज में। मैं अगर किसी एक पॉइंट का आपसे पूछ दूं तो आप बोलोगे, आप इंस्टेंटेनियस के बारे में मेरे से बात करोगे। ठीक है, तो यहाँ पर मैं डी लगा दूंगा, फिर यहाँ पर डी टी हो जाएगा। ठीक, तो ये बात आपको समझ आ गई, इंस्टेंटेनियस। और ये तो नॉर्मल सा वही था कि ग्राफिक ध्यान रखने के लिए एनसीईआरटी में आपको दिया था, मैं आपको समझा रहा हूँ। उसके बाद में किस तरीके से हम डिटरमाइन करते हैं, दूसरा आता है मेरा एक और ग्राफ। ठीक है, अब यहाँ पर वापस से मेरा ये क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट है, और ये मेरा टाइम है। ठीक, ये मेरा P2 P1, ठीक है, T2 T1, और ये मेरा हो जाएगा क्या, T2। ठीक, अब ये किस तरीके से मेरा बढ़ेगा, इस तरीके से एक्सपोनेंशियली वो इंक्रीज होगा। ओके, ये एक हमारा ग्राफ रहेगा। आपसे डायरेक्टली ग्राफ पूछेगा कि बताओ रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ प्रोडक्ट कैसा कैसा ग्राफ बनता है, इस तरीके से ग्राफ बनता है। और रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ रिएक्टेंट कैसे बनता है, इस तरीके का ग्राफ बनता है। ठीक, आप बना लेंगे आराम से इस चीज को। इसमें वैसे ही मेरा कहीं का मैं आर एवरेज पूछ लूंगा स्लोप निकाल के। ठीक है, तो आर एवरेज आ जाएगा, किसी एक इंस्टेंट पॉइंट का मैं आपसे पूछ लूँ तो आर इंस्टेंटेनियस आ जाएगा मेरा यहाँ पर। ओके, अब अब एक एग्जांपल, एक क्वेश्चन हम करते हैं। ठीक है, ये आपका एनसीईआरटी का है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मान के चलो कोई आर से एक पी बन रहा है। ठीक, अब जो मेरा कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट है यहाँ पर, ठीक है, कितने से कितना चेंज हो रहा है, चेंज फ्रॉम 0.03 मोलालिटी मोलैरिटी टू 0.02 एम। ठीक है, 0.03 एम से मेरा 0.02 एम में मेरा हो रहा है कितने टाइम में, ये बात आपको ध्यान रखनी है, इन टाइम 25 मिनट्स। ठीक, तो कैलकुलेट एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, इन आपको रेट ऑफ रिएक्शन बताना है। ठीक, एवरेज रेट वो भी एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन आपको बताना है। ठीक, आप कैसे बनाएंगे, अब आपको ये बात पता है कि जो आपका आर एवरेज है वो क्या होता है मेरा माइनस, ठीक है, R2 माइनस R1 अपॉन डेल्टा टी। ठीक, अब आपको ये बात ध्यान रखनी है, यहाँ पर 25 मिनट दिया हुआ है। ठीक है, और मैंने आपको बताया था कि जो यूनिट आप यूज कर रहे हैं सेकंड्स में आप यूज कर रहे हैं, तो पहले आप 25 मिनट को आपको सेकंड में कन्वर्ट करना है। ठीक है, आपको पहले ये बात भी ध्यान रखनी है यहाँ पर, या आप इसको मिनट में भी बना सकते हैं, अगर आपको क्वेश्चन में किस तरीके से दिया हुआ है उस पर डिपेंड करेगा ये चीज। तो सबसे पहले यहाँ पर आप लगाएंगे कि आर एवरेज। ठीक है, तो माइनस कितना था मेरा आर टू का, 0.02 माइनस 0.03 अपॉन ये कितना था नीचे 25 मिनट। तो ये मेरा कितना आ गया, प्लस 0.01 एम अपॉन 25 मिनट। ठीक है, तो इससे मेरा कितना निकल के आ गया, 4 × 10⁻⁻⁴ मोल लीटर -1 मिनट -1। ठीक, यही चीज को अगर मैं सेकेंड्स में निकालना चाहूँ तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पर 60 से इसको डिवाइड कर दूंगा। ठीक है, 1 मिनट में 60 सेकेंड्स होते हैं। ठीक है, तो मैं इसको इसको डिवाइड करने सेकेंड्स में निकालने के लिए उसको 60 से डिवाइड कर लूंगा। ठीक है, इन सेकेंड्स में अगर निकालना चाहता हूँ मैं इन सेकेंड्स, तो 4 × 10⁻⁻⁴ बाय 60 मोल लीटर -1 सेकेंड -1। इसका मेरा आंसर आ जाएगा 6.6 इनकी 10⁻⁻⁶ मोल लीटर -1 सेकेंड्स -1।
तो आपको ये बात समझ आ गई। अगर मेरे से रिएक्टेंट कंसंट्रेशन गिवन है कि इतने से इतने में होता है, इतने मिनट में हो रहा है, तो आपसे एवरेज पूछेगा तो आप इस तरीके से आप निकालेंगे इस क्वेश्चन का। ठीक है, अगर आपको मिनट्स में आपको पूछा है तो मिनट्स में आप निकालेंगे, अगर आपको सेकंड्स में पूछा है तो आपको 60 से आपको डिवाइड कर देंगे। ओके। आप आपको इस चीज को ध्यान देना है, मैंने आपको बहुत पहले बताया था ये चीज, स्टार्टिंग ऑफ द लेक्चर में आपको बताया था कि अगर PCl5 जो है वो मेरा PCl3 प्लस Cl2 में बन रहा है, तो उसमें मेरा जो रेट ऑफ रिएक्शन है, ठीक है, रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो मेरा माइनस डेल्टा PCl5 आ जाता है अपॉन डेल्टा टी, ठीक है, इज इक्वल्स टू प्लस PCl3, डेल्टा PCl3 अपॉन डेल्टा टी प्लस डेल्टा Cl2 अपॉन डेल्टा टी। इस तरीके से मेरे रेट ऑफ रिएक्शन निकलते हैं। ठीक है, ये बात आपको पता है। अब अब एक आपको बहुत इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है, जब जब मेरा स्ट्राइकोमेट्री लग जाए, कॉफिशिएंट्स जब आ जाए मेरे, तब आप किस तरीके से आप बनाएंगे। अब इस बारे में आप इस कॉन्सेप्ट को आप समझिए। स्ट्राइकोमेट्रिक जिस जब कॉफिशिएंट लग जाए तो आप किस तरीके से इसको बनाएंगे, आप इस बारे में आप समझिए आप। ये काफी इंपॉर्टेंट है। तो सेम देखिए, ये मेरा एनसीईआरटी का एग्जांपल ले रहा हूँ वापस से। 2N2O5, ठीक है, gives 4NO प्लस O2। ये मेरा एक बैलेंस केमिकल रिएक्शन है, आप यहाँ पर देख रहे हैं। ठीक है, एक बैलेंस केमिकल रिएक्शन है। अब इसमें मैं 2 मोल ले रहा हूँ इसका, ठीक है, 4 मोल ले रहा हूँ इसका, 1 मोल ले रहा हूँ इसका। अब अगर मेरे से पूछेगा रेट ऑफ रिएक्शन क्या है, रेट ऑफ रिएक्शन, तो मैं क्या बोलूंगा, किस तरीके से डिफाइन करूंगा। अब ये चीज ध्यान से देखिए, जो स्ट्राइकोमेट्री आपका यहाँ पर दिया हुआ है वो आपके डिवाइड पे चल देगा जब आप रेट ऑफ रिएक्शन लिख रहे हैं। ठीक है, तो देखिए कैसे हो रहा है ये चीज, कि -1/2, ठीक है, डेल्टा N2O5 डेल्टा टी इज इक्वल्स टू, ठीक है, अब ये 4 है यहाँ पर इसके सामने में, ठीक, तो आप क्या लिखेंगे यहाँ पर, 1/4 प्लस 1/4 तो रहेगा, आप जानते हैं, डेल्टा NO2 अपॉन डेल्टा टी, और O2 के बाहर कुछ नहीं है तो उसके बाद सेम वैसे ही डेल्टा O2 अपॉन डेल्टा टी। ठीक, ये बात आपको समझ आ गई। तो आपको ये बात, इस कंसेप्ट को इसमें ध्यान देना है, जो आपका स्टाइकोमेट्री बैलेंस रिएक्शन में जो सामने रहता है वो आपको डिवाइड में चले जाएगा। ठीक है, जब आप रेट ऑफ रिएक्शन लिख रहे हैं। ठीक, एक और एग्जांपल लेता हूं मैं आपका, कि 2HI, ठीक है, गिव्स H2 प्लस I2। अब आप बताइए किस तरीके से रेट ऑफ रिएक्शन निकलेगा। तो इसमें रेट ऑफ रिएक्शन मैं फिर कैसे लिखूंगा, -1/2, ठीक है, 2 है मेरे सामने में तो -1/2 डेल्टा HI अपॉन डेल्टा टी, ठीक है, उसके बाद में वैसे ही डेल्टा H2 अपॉन डेल्टा टी, और वैसे ही डेल्टा I2 अपॉन डेल्टा टी। समझे, यहाँ पर माइनस लगेगा और जो मेरा कॉफिशिएंट है यहाँ पर वो मेरा डिवाइड में चल देगा। यह बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, आपको याद रखना है, जब भी आप कोई क्वेश्चन सवाल बनाए, आप कुछ भी सवाल बनाए तो इस कॉन्सेप्ट से आप बनाएंगे। ठीक है, ये हो गया। अब अब आपका आता है, देखो, ये जो मैं आपको करवाने वाला हूँ वो आपके PYQs में आया हुआ है, एनसीईआरटी में आपका सवाल है, ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, आप ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पर ये देखो, एक कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है ये, ठीक है, तो यहाँ पर मैं बैलेंस करके ही पहले बता दे रहा हूँ आपका। ठीक है, Br माइनस 5Br माइनस एक्वस प्लस BrO3 माइनस एक्वस प्लस 6H प्लस एक्वस गिव्स 3Br2 एक्वस प्लस H2O लिक्विड। ठीक, अब मेरे को इसका रेट ऑफ रिएक्शन लिखना है, तो आप ध्यान से देखिए किस तरीके से मैं रेट ऑफ रिएक्शन लिखूंगा। रेट ऑफ रिएक्शन ROR, देखो यहाँ पर बी आर माइनस में क्या है, 5 सामने लगा है तो -1/5 आपका रिएक्टेंट है, -1/5 होगा। ध्यान देखते रहिए ध्यान से, -1/5 होगा। ठीक, समझ आ गया इस बारे में आपको, डेल्टा BR अपॉन डेल्टा टी। अब यहाँ पर BrO3 माइनस में कुछ नहीं है, ठीक है, तो माइनस डेल्टा BrO3 माइनस अपॉन डेल्टा टी। अब देखिए यहाँ पर आपके एच के नीचे आ रहा है, आपके एच के सामने लिखा हुआ 6, तो आप लिखेंगे -1/6 डेल्टा आपका H प्लस अपॉन डेल्टा टी। ओके, इज इक्वल टू, अब मैं आता रिएक्टेंट से, अब मैं आता हूँ प्रोडक्ट के साइड में। ठीक है, अब यहाँ पर क्या आ जाएगा, +1/3 डेल्टा आपका आ जाता है क्या, ये है BR2 अपॉन डेल्टा टी
इज इक्वल्स टू 1/3 आपका H2O में उसके सामने भी 3 है, 1/3 H2O डेल्टा H2O अपॉन डेल्टा टी। ठीक है, तो ये चीज हुआ आपका यहाँ पर, इस तरीके से हम बनाएंगे। ओके, देखिए, देखा आपने कि इस तरीके से हम बनाना है। आपको बस ध्यान देना है क्या कि जो भी कोफिशिएंट यहाँ पर है वो आपका डिवाइड में यहाँ पर चले जाए, रिएक्टेंट है तो आपके सामने माइनस लग जाएगा। ओके, तो ये आपको, ये कंसेप्ट आपको समझ आ गया। अब इसमें आपको सवाल करवाता हूँ, तो आपको बहुत आसानी से सवाल हो जाएगा। तो आप सवाल लिखिए, ये भी आपके एनसीईआरटी का सवाल है। ठीक है, तो मेरा डिकम्पोजिशन ऑफ N2O5 in CCl4 at 380 Kelvin, 318 Kelvin, ठीक है, has been studied by monitoring the concentration of N2O5. Okay, in solution. Initially, अब यहाँ से ध्यान दीजिएगा, इनिशियली कंसंट्रेशन ऑफ N2O5 कितना दिया हुआ है मेरा, 2.33 मोल लीटर -1, ये मेरा इनिशियल कंसंट्रेशन दिया हुआ है। ठीक है, एंड आफ्टर, यहाँ पर फिर ध्यान दीजिएगा 184 मिनट्स, 184 मिनट्स के बाद में मेरा N2O5 का जो मेरा कंसंट्रेशन है वो मेरा कितना दिया हुआ है, 0 पॉइंट इतना 2.08, ठीक है, मोल पर लीटर। ठीक है, अब मेरे से पूछा है, अब मेरे को रिएक्शन भी बता दिया है कि इस तरीके से रिएक्शन हो रहा है, ये मेरा बैलेंस बैलेंस ऐसे करके है, ये मेरा इस तरीके से आएगा, और ये मेरा O2 ऐसे लगेगा, ये गैस है, ये भी मेरा गैस है। ये मेरा बैलेंस रिएक्शन दे दिया है, मुझे बता दिया कि इनिशियली मेरा 2.33 है, और मेरा 184 मिनट्स के बाद में 2.08 है। ओके, अब इस क्वेश्चन को आप कैसे बताओगे? अब आपसे पूछा है कि फाइंड रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक, दूसरा आपसे क्या पूछा है, रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ NO2 गैस, क्या होगा? बहुत इंपॉर्टेंट चीज। अब आप, अब देखिए किस तरीके से इसमें सवाल बनता है ये। अब सबसे पहले मैं क्या निकालूंगा, रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, तो रेट ऑफ रिएक्शन मेरा क्या हो जाएगा, तो आपने यहाँ पर देखा ROR इज इक्वल टू, यहाँ पर क्या है, ये है इस तरीके से, तो 1/2 N2O5 डेल्टा N2O5 अपन डेल्टा टी। तो ये तो आपका, ये भी आपको ध्यान रखना है, ये माइनस में रहेगा। ठीक है, तो ये आपका ROR हो गया। ठीक है, तो इसमें रेट ऑफ रिएक्शन निकल के आ जाएगा, तो -1/2। अब इसका इनिशियल कंसेंट्रेशन क्या था, और मेरा फाइनल कंसेंट्रेशन, इनिशियल फाइनल कंसेंट्रेशन मेरा 0 पॉइंट ये था, और इनिशियल कंसेंट्रेशन मेरा ये था। ठीक, और 184 मिनट्स मेरा टाइम था। ठीक है, तो इससे मेरा निकल के आता है, इसको सॉल्व करने के बाद में 0.6 पॉइंट इतना मोल -1 मिनट -1, ये मेरा निकल के आया कितना, मिनट्स में आया। ठीक, अब मेरे को इसको सेकेंड्स में बनाना है। 184 मिनट्स दिया हुआ ना, तो अब मेरे को उसको सेकेंड्स में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो आफ्टर कन्वर्टिंग इट इनटू सेकेंड्स, तो इसका आंसर आ जाता है मेरा 1 पॉइंट ये टू 10 की पावर -5 मोल -1 सेकेंड -1। ठीक है, अब इसके बाद आपसे पूछा है कि रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ NO2 क्या है, NO2 क्या है, ठीक है, क्या रेट ऑफ उसका प्रोडक्शन है NO2 का। तो आपको ये बात ध्यान रखना है कि रेट जो है, रेट ऑफ प्रोडक्शन इज इक्वल टू, अब NO2 में NO2 अपॉन डेल्टा टी। तो आपको ये बात क्या पता चली यहाँ पर, ये इसके हिसाब से तो ये डेल्टा NO2 हो जाएगा ना, अपॉन डेल्टा टी हो जाएगा, प्लस में रहेगा ये मेरा रेट ऑफ रिएक्शन के। ओके, सो अब आपको ये बात ध्यान रखनी है कि ये जो है, ठीक, दिस कंपोनेंट इज नोन एज, क्या है ये मेरा, रेट ऑफ प्रोडक्शन। ठीक, इस कंपोनेंट को मैं रेट ऑफ प्रोडक्शन दूंगा, इसमें स्टाइकोमेट्री का कोई काम नहीं है। आपको ये बात ध्यान रखनी है, इसमें स्टाइकोमेट्री का कोई भी काम नहीं है। अगर मेरे से रेट ऑफ प्रोडक्शन पूछ रहा है तो मैं स्टाइकोमेट्री को नहीं दूंगा। तो रेट ऑफ प्रोडक्शन मेरा कितना आया था यहाँ पर, आपका आया था 6.79 10 की पावर -4। ठीक है, इज 1/4, तो डेल्टा NO2 अपॉन डेल्टा टी, 4 इधर पे आ गया, 6.79 10 की पावर -4, डेल्टा NO2 अपॉन डेल्टा टी,
तो इससे मेरा निकल के कितना है 0.72 10 की पावर -3 मोल लीटर -1 मिनट -1। ये मेरे इसकी प्रोडक्शन की निकल के आ गई। ओके, तो इस तरीके से आपको बनाना है। ये बात आपको ध्यान रखनी है कि ये जो है आपका रेट ऑफ प्रोडक्शन है, ठीक है। तो आपका जो स्टाइकोमेट्री यहाँ पर वहां पर रेट ऑफ रिएक्शन के साथ में मल्टीप्लाई हो जाएगा। इस तरीके से हम क्वेश्चन बनाते हैं। तो आपको इस वेराइटी का क्वेश्चन आपको समझ आ गया कि इस तरीके से अगर क्वेश्चन है तो आप बना लेंगे। अब आराम से आप बना लेंगे। ठीक, एक और मैं आपसे सवाल लूंगा। ठीक है, एक और सवाल, ये भी एनसीईआरटी का है। ये कोई भी रिएक्शन है, ठीक है, ये इससे मेरा प्रोडक्ट बना रहा है। ठीक, अब मेरा ए जो है डिक्रीज कर रहा है फ्रॉम 0.5, ठीक है, 0.5 यूनिट्स वही सेम रहता है। ठीक है, मोल लीटर -1 से मेरा किस में डिक्रीज हो रहा है 0.4 में। ठीक है, एट 10 मिनट में, इन 10 मिनट्स। ठीक है, 10 मिनट में ये चीज हो रही है। ठीक, आपसे क्या पूछा है, फाइंड रेट ऑफ, ठीक है, डिसअपियरेंस ऑफ ए। ठीक, तो हम इस तरीके से इसको बनाएंगे अब कि रेट ऑफ रिएक्शन जो है आपका किसके इक्वल्स टू हो जाएगा 1/2 डेल्टा ए अपॉन डेल्टा टी। ठीक, अब वो किस फॉर्म में हो रहा है आपको, मतलब रेट ऑफ अपीयरेंस तो आपको पता ही है, आपको रेट ऑफ रिएक्शन पूछ रहा है, रेट ऑफ रिएक्शन से रेट ऑफ अपीयरेंस निकल जाएगा -1/2। ठीक है, अब आपको उसको करेंगे -4 माइनस अपॉन -5/10। तो इससे मेरा कितना निकल के आ गया 0.005। ठीक है, माइनस से प्लस हो जाएगा मोल लीटर -1 मिनट -1। ये मेरा क्या आ जाएगा आर ओ आर, यानी कि रेट ऑफ रिएक्शन। ओके, इससे मेरा आर ओ आर निकल के आ गया। अब मेरे से पूछेगा रेट ऑफ डिसअपियरेंस, तो यहाँ पर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। ठीक है, क्योंकि मेरा आर ओ आर ये हुआ ना, देखिए ध्यान दीजिएगा, मुझे मुझे क्वेश्चन में आर ओ आर की 1 है। अब ये मेरा 1/2 है। ठीक है, रेट ऑफ डिस अपीयरेंस है, ठीक है, ऑफ रिएक्टेंट। ठीक, तो अब मेरे को आर ओ आर निकालना है तो इंटू 2 ही करूंगा ना, रेट ऑफ डिस अपीयरेंस अगर मेरे को निकालना है तो। ये बात आपको समझ आई। ठीक, ये भी आपको समझ आ गया अलग सवाल। अब नेक्स्ट में हम आते हैं आपका यहाँ पर थ्योरेटिकल पार्ट में थोड़ा आते हैं हम। आपने फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग रेट ऑफ रिएक्शन, तो आपने यहाँ पर देख लिया कि किस तरीके से हम रेट को निकालते हैं। ठीक है, किस तरीके से हम सवाल बनाते हैं रेट का। ठीक है, कैसे हम स्टाइकोमेट्री को यूज करते हैं, कैसे आप रेट ऑफ अपीयरेंस निकालते हैं, किस तरीके से आप रेट ऑफ डिसअपीयरेंस निकालते हैं। रेट ऑफ प्रोडक्शन ही मेरा रेट ऑफ अपीयरेंस होता है, और रेट ऑफ मेरा इमोशन बोलिए या कुछ भी बोलिए, ठीक है, वो मेरा रेट ऑफ डिसअपीयरेंस होता है। ओके, तो मेरा रिएक्टेंट मेरा डिसअपीयर होगा और जो मेरा है प्रोडक्ट मेरा अपीयर होगा। ठीक, अब आगे बात। सो हमने यहाँ पर देख लिया, हर तरह के आपने सवाल बना लिए। ठीक है, किसका इस तरह का, इसी वैरायटी में आपके सवाल आते हैं और कोई नया सवाल इसमें नहीं आएगा, इस वैरायटी में और कोई नया सवाल नहीं आने वाला। ओके, अब भी मैं थ्योरेटिकल क्वेश्चन में थोड़ा आते हैं कि फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन को किस किस फैक्टर से किस किस फैक्टर इन्फ्लुएंस करता है ये हम देखते हैं। ओके, सो फैक्टर नंबर 1, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। मेरा कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट मेरा किस तरीके से रेट ऑफ रिएक्शन को इन्फ्लुएंस कर रहा है, मैं ये चीज देखना चाहता हूँ। ठीक है, तो मुझे एक बात पता, आपको मैंने बताया था कि कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट डिक्रीजेस विद टाइम। ठीक है, तो इससे मेरा क्या होगा, मेरा रेट ऑफ रिएक्शन पे क्या होगा कि जो मेरा रेट ऑफ रिएक्शन है वो भी मेरा डिक्रीज होगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है कि आर ओ आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन अपॉन ये, नॉर्मली यही है। ठीक है, मोटा मोटा ऐसा कोई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं है, इज इक्वल्स टू ये, पर ये इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, अगर मेरा कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट कम हो रहा है तो मेरा रेट ऑफ रिएक्शन भी कम होगा। ये बात आपको समझ आ गया कि रेट ऑफ रिएक्शन डिक्रीज, ठीक है, एज कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट डिक्रीज। ये बात आपको समझ आ गई। अब मैं आता हूं दूसरा सवाल, दूसरे पॉइंट पे, क्या है, टेम्परेचर। ठीक है, वैसे ही आपका जो कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट रहेगा यहाँ पर,
ठीक है। तो कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट के साथ साथ में मेरा रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगा। ये बात आपको समझ आ जाएगी। ठीक, समझ आ गई होगी। ये अब आपका जो है स्पीड ऑफ रिएक्शन, ठीक है, कोई भी या रेट ऑफ रिएक्शन, स्पीड ऑफ रिएक्शन, ठीक है, नियरली डबल्स ऑन 10 डिग्री राइज इन टेम्परेचर। अगर मैं 10 डिग्री टेम्परेचर में बढ़ा दूं, ठीक है, तो जो मेरा रेट ऑफ रिएक्शन है वो डबल हो जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज, ये आपसे सवाल पूछते हैं, आपको बिल्कुल ध्यान रखना है कि अगर मैं 10 डिग्री में टेम्परेचर बढ़ा दूं तो मेरा स्पीड ऑफ रिएक्शन जो है वो मेरा डबल हो जाएगा। ठीक है। अगर मैं 20 सेंटीग्रेड बढ़ा दूं तो मेरा 4 टाइम्स हो जाएगा। तो वैसे ही करके टू के मल्टीपल्स में, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, इस वे में मेरा कंसेंट्रेशन, जो मेरा रेट ऑफ रिएक्शन है वो, मेरा स्पीड ऑफ रिएक्शन है वो बढ़ता जाएगा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, आपको बिल्कुल याद रखना है। नियरली डबल्स, ठीक है, विथ राइज इन टेम्परेचर, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, इस पे सवाल आता है, इसमें आपको PYQs भी है बहुत सारे, आप देखेंगे। ठीक। तीसरा आपका पॉइंट आता है कि कैटलिस्ट। ठीक है, तो जो मेरा कैटलिस्ट है, ठीक है, इट ऑल्टर्स स्पीड ऑफ रिएक्शन। ये मेरे स्पीड ऑफ रिएक्शन को ऑल्टर करता है। ठीक है, कैटलिस्ट जो है मेरा स्पीड ऑफ रिएक्शन को हमेशा ऑल्टर करता है, ये बात आपको ध्यान रखना है। ठीक है। इट हेल्प्स टू अटेन इक्विलिब्रियम क्विकली। एक इक्विलिब्रियम यानी कि स्टेडी स्टेट में मेरे को पहुंचाने के लिए कैटलिस्ट बहुत जल्दी मेरा हेल्प करता है, मेरे स्पीड ऑफ रिएक्शन को बहुत ज्यादा बढ़ा देता है कोई भी कैटलिस्ट। ठीक है। देखिए, अब एक कॉन्सेप्ट आपको मैं सिखा रहा हूँ, आपको लाइफ लॉन्ग याद आएगा, लाइफ लॉन्ग आपको ध्यान में रहेगा, काम आएगा। जो मेरा कैटलिस्ट है, ठीक है, वो मेरे स्पीड ऑफ रिएक्शन को बढ़ाता है। ठीक है, मेरा इक्विलिब्रियम को जल्दी पहुंचाता है, क्विकली पहुंचाता है, ये मेरा कैटलिस्ट का काम है। एक आता है मेरा पॉइजन। ठीक है, जो पॉइजन वो होता है जो कि मेरा जो स्पीड ऑफ रिएक्शन को ना कम करता है वो। ठीक है, तो पॉइजन वो चीज होती है जो मेरे स्पीड ऑफ रिएक्शन को कम करती है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है। उसके बाद में आता है मेरा चौथा पॉइंट, सरफेस एरिया ऑफ रिएक्टेंट। ठीक है, सरफेस एरिया ऑफ रिएक्टेंट। और एक और बात है कि कैटलिस्ट जो है मेरा कंज्यूम नहीं होता। ठीक है, कैटलिस्ट इज नेवर बीन कंज्यूम्ड, ये भी आपको एक पॉइंट मैं आपको लिखा देता हूँ यहाँ पर। पार्टिसिपेट इन रिएक्शन विदाउट बीइंग कंज्यूम्ड। ठीक है, ये बात आपको समझ आ गई। अब आता है चौथे पॉइंट पे कि सरफेस एरिया ऑफ रिएक्टेंट पे किस तरीके से मेरा रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो इफेक्ट करता है। ठीक है। सो तो यहाँ पर क्या होता है कि स्मॉलर द पार्टिकल साइज, ठीक है, ग्रेटर सरफेस एरिया एंड फास्टर रिएक्शन। ठीक है, जितना कम मेरा पार्टिकल साइज हुआ, ठीक है, पार्टिकल साइज, उतना ही ज्यादा मेरा सरफेस एरिया, और उतना ही ज्यादा मेरा, उतना ही फास्ट मेरा रिएक्शन। ठीक है, ये बात आपको समझ आ गई। तो यानी कि पार्टिकल, तो मैं बोल सकता हूँ पार्टिकल साइज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू सरफेस एरिया, एंड दिस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्पीड ऑफ रिएक्शन। जितना थोड़ा पार्टिकल उतना ज्यादा स्पीड। ठीक है, ठीक, ये आपको बात समझ आ गई। तो इस पे एक अच्छा कॉन्सेप्ट लगता है कि जो है मेरा पाउडर्ड, ठीक है, फॉर्म ऑफ कैटलिस्ट इज बेटर कैटलिस्ट। ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो मेरा पाउडर्ड फॉर्म जो है मेरा कैटलिस्ट का, ठीक है, पाउडर का स्पेलिंग POWDER।
पाउडर, जो मेरा पाउडर फॉर्म ऑफ कैटलिस्ट है वो मेरा बहुत बेटर कैटलिस्ट है, ठीक है, क्योंकि इसका जो सरफेस एरिया बहुत ज्यादा होता है, ठीक है, इसलिए मेरा स्पीड ऑफ रिएक्शन ज्यादा होता है। ओके, powdered catalyst have larger surface area due to which speed of reaction is high. Crystalline form of uh, catalyst have low surface area या less surface area, so have low speed of reaction. ये बात आपको समझ आ गई? ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं। अगला किस पर मेरा डिपेंड करता है? चौथा, पांचवा हो गया, अब मेरा आता है पांचवा, कि नेचर ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। किस तरीके से मेरा रिएक्टेंट हो, मेरा प्रोडक्ट क्या क्या किस नेचर में एग्जिस्ट कर रहा है, इस पे बहुत ज्यादा डिपेंड करेगा मेरा, ठीक है, रेट ऑफ रिएक्शन। तो आपको ये बात ध्यान रखनी है, देखिए कि जो है यहाँ पर आपको ये बात ध्यान रखनी है, तो इस चीज को आपको ध्यान देना है कि नेचर ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट कैसा है। जितना जल्दी मेरा बॉन्ड किसी भी रिएक्टेंट का टूटे और जितना जल्दी मेरा बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाए, ठीक, the more easy to break reactant bond and the more easy to form a product bond, ठीक, उतना स्पीड ऑफ रिएक्शन मेरा ज्यादा, ठीक है। बहुत जल्दी मेरा रिएक्टेंट का बॉन्ड टूट गया, ठीक है, बहुत वीक है, ठीक, और मेरा प्रोडक्ट का बॉन्ड तुरंत बन गया, ओके, तो मेरा उतना ज्यादा स्पीड ऑफ रिएक्शन होगा। और वहीं पर ही अगर मेरा रिएक्टेंट का बॉन्ड बहुत देर में टूट रहा है, मतलब काफी एनर्जी लगाने में मेरा बॉन्ड टूट रहा है, उसके बाद बॉन्ड फॉर्मेशन में जब मेरा प्रोडक्ट बन रहा है तब भी मेरा टाइम ज्यादा लग रहा है, तो मेरा स्पीड ऑफ रिएक्शन मेरा बहुत ज्यादा हो जाएगा, ठीक है, बहुत कम हो जाएगा मेरा स्पीड ऑफ रिएक्शन उससे। ओके, तो इसमें आपको एक बात ध्यान रखनी है, एक एग्जांपल है कि जो ऑक्सीडेशन है, ठीक है, ऑफ जो आपका नाइट्रिक ऑक्साइड, ठीक, टू नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में बनने का जो लग है, ठीक है, तो जितने टाइम में ऑक्सीडेशन ऑफ नाइट्रिक ऑक्साइड टू नाइट्रोजन ऑक्साइड जितने टाइम लगता है, वो कम इज लेस देन, ठीक है, इज लेस देन ऑक्सीडेशन ऑफ CO2 CO2, ठीक है। एक नॉर्मल सा ये आपका एनसीईआरटी का है, ठीक है, एग्जांपल, कि नाइट्रिक एसिड से नाइट्रोजन ऑक्साइड डाइऑक्साइड बनाने का जो ऑक्सीडेशन का जो टाइम लगता है वो कम लगता है एज कम्पेयर टू ऑक्सीडेशन ऑफ CO2 से CO से CO2, ठीक, ये आपका एग्जांपल है, रटने का बस, एक आपको डिप को बस पढ़ के जाना है। छठा आता है मेरा प्रेजेंस ऑफ लाइट। मेरा लाइट काफी ज्यादा जो है यहाँ पर इंपॉर्टेंस रखता है लाइट का, ठीक है। आपने देखा होगा कि बहुत सारे केमिकल्स जो हैं वो आपका डार्क बॉटल में प्रिजर्व रहता है, ठीक है, डार्क बॉटल में क्यों रहते हैं, क्योंकि अगर मैं उसको लाइट में रख दूंगा तो ठीक है, तो उसका मेरा लाइसेंस हो जाएगा, वहां पर मेरा बॉन्ड ब्रेकिंग हो जाएगा, ठीक है, वहां पर वो प्रोडक्ट जो है वो टूट जाएगा, कुछ एक नया प्रोडक्ट बन जाएगा, इसलिए मैं उसको ब्लैक कलर के बॉटल में रखता हूँ ताकि उसका कुछ भी रिएक्शन उसमें ना हो, ठीक है, वो एज इट इज वैसे का वैसे ही रहे, ठीक है, तो इसलिए प्रेजेंस ऑफ लाइट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। और बहुत सारी चीजें लाइट के प्रेजेंस में भी होती है, जो आपकी क्लोरोफिल की फॉर्मेशन है, ठीक है, वो मेरे लाइट के प्रेजेंस में होती है, ठीक है। अब मैं वो चीज अगर डार्क में करूँ तो वो मेरा क्लोरोफिल कभी नहीं बनेगा, ठीक है, आपने ये चीज बायो में पढ़ी होगी, है ना। तो यही चीज है आपका प्रेजेंस ऑफ लाइट का, यही है कि reactions need reactions which need light to takes place रिएक्शन, मतलब लाइट चाहिए मेरे को रिएक्शन करवाने के लिए, ठीक है, उसको उस टाइप के रिएक्शंस को मैं बोलूंगा फोटो केमिकल रिएक्शन। बहुत इंपॉर्टेंट चीज, कुछ रिएक्शंस मेरे डार्क में होते हैं, कुछ रिएक्शंस मेरे लाइट में होते हैं। अगर मैं उस रिएक्शन को, अगर डार्क में हो रहा है वो रिएक्शन को अगर मैं लाइट में ले जाऊं तो वो चीज नहीं पॉसिबल होगा, और वैसे अगर मैं कोई लाइट जो रिएक्शन लाइट में हो रहा है उसको मैं अगर डार्क में ले जाऊं तो वो कभी नहीं हो सकता, ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है यहाँ पर। ओके, इस तरीके के रिएक्शन को क्या बोलूंगा, फोटोकेमिकल रिएक्शन। इसका एग्जांपल हो जाएगा H2O प्लस Cl2 मेरा H भी देता हूं मैं, तो मेरा 2HCl बन जाता है। ये मैं आपको पढ़ाऊंगा पी ब्लॉक के क्लोरीन वाले ग्रुप में पढ़ाऊंगा, ठीक है, ग्रुप 17 में आपको पढ़ाऊंगा कि किस तरीके से ये होता है, ठीक है। H2 प्लस Cl2 मेरा Hb जब दूंगा मैं, ठीक है, लाइट दूंगा तो 2HCl मेरा बन जाता है यहाँ पर, ठीक। तो अब आपको ये बात बताना है कि जो रिएक्शन रेट है, ठीक है,
नॉर्मली reaction rate normally become faster in presence of light। ठीक, क्योंकि रीजन, अब इसका रीजन क्या है कि मेरा जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो मेरा फास्ट हो जाता है प्रेजेंस ऑफ लाइट में। ठीक है, इसका रीजन क्या है? इसका रीजन ये है कि लाइट गिव्स नेसेसरी एक्टिवेशन एनर्जी फॉर स्टार्ट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, तो मेरा जो लाइट जो है मेरा नेसेसरी एक्टिवेशन एनर्जी दे देती है ताकि मेरा रिएक्शन स्टार्ट हो जाए। ठीक, तो ये चीजें थी मेरी कुछ कुछ कि जिसमें से मेरा आपका होता था फैक्टर्स जिसमें इन्फ्लुएंस करता है आपका रेट ऑफ रिएक्शन। सबसे पहले कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, टेम्परेचर पे आपको बहुत इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखनी है कि डबल हो जाता है एवरी 10 डिग्री राइज इन टेम्परेचर। तीसरा पॉइंट आता है मेरे कैटेलिस्ट में, तो उसमें एक बात आपको ध्यान रखनी है क्या कि जो कैटेलिस्ट है वो पाउडर्ड फॉर्म में अच्छा होता है और मेरे क्रिस्टलाइन फॉर्म में खराब होता है। ये बात आपको याद रखनी है। सरफेस एरिया पे क्या है कि जितना छोटा पार्टिकल का साइज उतना ज्यादा उसका सरफेस एरिया, उतना ज्यादा उतना फास्ट उसका रिएक्शन। ओके, मैंने आपको यहाँ पर ट्रिक्स के साथ बता दिया इस चीज को। पार्टिकल साइज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द सरफेस एरिया इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्पीड ऑफ रिएक्शन। पाउडर्ड कैटेलिस्ट इज बेटर कैटेलिस्ट। अब नेचर ऑफ रिएक्टेंट और मेरा प्रोडक्ट क्या है? तो नेचर ऑफ रिएक्टेंट वही है, नेचर ऑफ रिएक्टेंट प्रोडक्ट यही है कि जितना जल्दी मेरा रिएक्टेंट का बॉन्ड डिसोसिएट हो जाए और मेरा प्रोडक्ट का बॉन्ड एसोसिएट हो जाए उतना फास्ट मेरा रिएक्शन हो जाएगा। ठीक, तो आपको एक एग्जांपल है यहाँ पर कि ऑक्सीडेशन ऑफ नाइट्रिक ऑक्साइड टू नाइट्रोजन डाइऑक्साइड कम टाइम लेता है। ठीक है, एज कंपेयर टू ऑक्सीडेशन ऑफ सीओ सो CO2। ठीक, अगला आता है मेरा प्रेजेंस ऑफ लाइट। प्रेजेंस ऑफ लाइट मेरा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है कि बहुत सारी रिएक्शंस जो है मेरी प्रेजेंस ऑफ लाइट में होती है। जैसे कि अभी क्लोरोफिल की रिएक्शन, क्लोरोफिल की जो फॉर्मेशन होता है वो मेरा लाइट के प्रेजेंस में होता है। और बहुत सारे ऐसे केमिकल्स हैं जो मेरे डार्क बॉटल्स में मेरे प्रिजर्व रहते हैं। ठीक है, अगर उसको मैं लाइट मिला दूंगा तो उसमें फिर रिएक्शन हो जाएंगे और उसमें कुछ दूसरा प्रोडक्ट बन जाएगा। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, लाइट का भी इंपॉर्टेंस है और डार्क का भी इंपॉर्टेंस है। ठीक है, जो रिएक्शंस लाइट में होते हैं वो डार्क में नहीं हो सकते और जो डार्क में होते हैं वो लाइट में नहीं हो सकते। ये बात आपको पता है। जो रिएक्शंस लाइट में होते हैं उसको मैं बोलूंगा फोटोकेमिकल रिएक्शन। ठीक है, इसका एग्जांपल आपको मैंने बता दिया यहाँ पर H2 + Cl2 गिव्स 2HCl। ठीक है, Hb के प्रेजेंस में। तो ये हो गया मेरा। ठीक है, तो आज हमने पढ़ा क्या? रेट ऑफ रिएक्शन निकालना हमने पढ़ा, रेट ऑफ अपीयरेंस निकालना हमने सीखा, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस निकालना हमने सीखा, स्टाइकोमेट्री किस तरीके से हमारा ये करता है हमने ये भी सीखा है आज के लेक्चर में। ठीक है, हमने ग्राफ देखा किस तरीके से ग्राफ होता है, एक्सपोनेंशियली डिक्रीज होता है, एक्सपोनेंशियली इंक्रीज होता है। ठीक है, उसके बाद में रेट आपका टी इज इक्वल टू जीरो में आपका इंस्टेंटेनियस इज इक्वल टू रेट ऑफ एवरेज हो जाता है मेरा। ठीक है, उसके बाद में मैं डेफिनेशंस आपको बताया किस किस तरीके से इसके आपको मैंने यूनिट्स बताए। ओके, गैस में मेरा एटम सेकंड -1 हो जाता है। उसके बाद में मैंने आपको ये बताया कि डेल्टा डेल्टा में लाऊंगा लार्जर चेंज के लिए और डी में लाऊंगा स्मॉलर चेंज के लिए। ठीक है, अपीयरेंस का ये होता है मेरा फॉर्मूला, डिसअपीयरेंस का ये होता है मेरा फॉर्मूला, ध्यान रखिएगा आई माइनस लगता है यहाँ पर। ठीक, उसके बाद में मैंने आपको बताया था टाइप्स ऑफ रिएक्शंस क्या क्या होते हैं, कैसे कैसे टाइप के रिएक्शन होते हैं, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, एलिमेंट्री रिएक्शन होते हैं। ठीक है, और मैंने आपको बताया वेरी फास्ट वेरी स्लो रिएक्शन, मॉडरेटली स्लो रिएक्शन मैंने आपको बताया था। तो इसके साथ में मैं हमने तो जो हमने आज कवर किया है, हमने ये पार्ट कवर कर लिया है, हमने रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन हमने बता दिया। ठीक है, अगले लेक्चर में हम कवर करेंगे रेट एक्सप्रेशन और रेट कांस्टेंट हम कवर करेंगे। ठीक है, अगले लेक्चर में हम ये जानेंगे कि रेट एक्सप्रेशन क्या होता है, रेट कांस्टेंट क्या होता है। ठीक है, तो इस पे बहुत सारे सवाल आते हैं। आपको जो पहला सवाल जिस तरीके का आ सकता था, जिस पेराइडीज में आ सकता था, मैंने पहले बता दिया कि रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन कैसे निकालते हैं, किस तरीके से स्टाइकोमेट्री डिपेंड करती है, मैंने आपको बता दिया। अगले लेक्चर में आपको बताऊंगा रेट एक्सप्रेशन और रेट कांस्टेंट क्या होता है। ओके, सो थैंक यू। ठीक है, लाइक करिएगा इसको, जितना हो सके शेयर करिए आप बच्चों में, ताकि देखिए हम बहुत क्वालिटी कंटेंट में आपको दे रहा हूँ। ठीक है, इसके बाहर कोई भी सवाल नहीं जाएगा। हर एक क्वेश्चन, हर एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन, हर एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन सब इससे आएगा। पेपर हार्ड आए, पेपर इजी आए, कुछ भी आए, सवाल यहीं से आ रहा है। बस आप इस बात में टेंशन फ्री रहिए। बहुत सारी चीजें, या तो मैं आपको अभी क्लासेस में करा रहा हूँ, इन नोट्स को आप संभाल के रखिए, इन नोट्स को आप बार बार अच्छे से देखिए, आप अच्छे से नोट्स बनाइए कॉपी में। ठीक है, इसको जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसके बाद आप नोट्स को बार बार रिवाइज कीजिए। ठीक है, रिवीजन के टाइम में भी आप इसी नोट्स को रिवाइज करेंगे। ये नोट्स कॉम्पैक्ट है, क्रिस्प है, कॉन्साइज है और टू द पॉइंट, और हर एक चीज कवर करते हैं इस नोट्स में। ठीक, तो आपको कोई टेंशन लेने की बात नहीं, आपको कुछ एनसीईआरटी नहीं पढ़ना, आपको कुछ नहीं पढ़ना। एनसीईआरटी मैं पढ़ के आता हूँ आपके लिए, नोट्स मैं बनाता हूँ आपके लिए, बस आपको आना है
लेक्चर देखना है, समझना है, नोट्स को नोट डाउन करना है, क्वेश्चंस बनाना है, आराम से आप केमिस्ट्री में 180 बाय 180 तो बहुत आसानी से आप ला लेंगे। ठीक है, कोई आपको ज्यादा मेहनत नहीं लगेगी। फिजिकल केमिस्ट्री में करा रहा हूँ, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में तो और आपको मैं बहुत बहुत अच्छे तरीके से कराऊंगा। एनसीईआरटी की हर एक लाइन में आपको ऐसे तरीके से मतलब रटवाना नहीं, एक भी चीज आपको एनसीईआरटी में रटवाऊंगा नहीं। हर चीज आपको मैं समझाऊंगा, आप आराम से हर चीज समझेंगे, आप आराम से हर कुछ चीज बना लेंगे। इनऑर्गेनिक में, फिजिकल केमिस्ट्री में भी आप आराम से बना लेंगे, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री 180 बाय 180 आप आराम से ला लेंगे, ये मेरा टारगेट है। ओके, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, पार्ट 2 ऑफ दिस लेक्चर में हम मिलते हैं। ठीक है, टिल देन टाटा बाय बाय, जय हिंद।